हेलो यंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे प्रकरणों के ऊपर आपसे बात करेंगे। हम आपसे मुखातिब हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण और जल प्रबंधन। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है और भारतीय सभ्यता में नगरों के प्रादुर्भाव का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्रबंधन, नगर योजना और जल निकास व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ये दोनों फीचर्स सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही प्रमुख हैं, क्योंकि अन्य सभी समकालीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये दो लक्षण हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल विशिष्ट बना देते हैं। आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन और शहरी तथा व्यापारिक सभ्यता थी। ये वो पहली सभ्यता थी जिसका आधार व्यापार था और जिसके निवासी नगरों में निवास करते थे। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ और बहुत ही व्यवस्थित नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ भी जानकारी हमको मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य ही यहाँ इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मित्रों, नगर किसे कहते हैं? नगर वो स्थान होता है जहां जन समूह निवास करता है और जिसकी जीविका मुख्य रूप से उद्योग धंधों और व्यापार पर निर्भर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं उस पर हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला नगर यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो आइए देखते हैं। यहाँ के जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और रंगपुर। सामने आपको स्लाइड में मानचित्र भी साथ साथ दिखाया गया है, जिसे आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि इन नगरों की स्थिति कहाँ थी। ये कुछ प्रमुख नगर हैं। वैसे आज तक लगभग 300 साइट्स प्राप्त हो चुकी हैं और लगभग 250 साइट पर उत्खनन कार्य भी हो चुका है या पार्शली हो चुका है। सबसे पहली जो साइट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दो प्रमुख नगर थे और इनको स्टुअर्ट पिगट ने इस साम्राज्य की, इस संस्कृति की दो राजधानियां भी बताया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आज का मुख्य विषय है कि यहाँ की नगर योजना क्या थी, उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि शहरों में नगर प्रबंधन कैसा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको बताते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि कुछ अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं भवनों के, और वो अवशेष ईंटों से बनी हुई संरचना, इमारतों के अवशेष हैं। जो ध्वंसावशेष हैं उनको देखने से लगता है कि मकान पंक्तिबद्ध बने हुए हैं, पकी हुई ईंट से बने हुए हैं। मकानों के साथ बनी हुई नालियां, सड़कें भी दिखाई दे रही हैं। यह एक विहंगम दृश्य है जो हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन के बाद प्राप्त हुआ है, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग वहां किस प्रकार नियोजित तरीके से मकानों का निर्माण करके उन्होंने रहना प्रारंभ किया, जो इनको एक विशिष्ट शहरी संस्कृति का बनाता है। दूसरी स्लाइड में आपके मेन फीचर्स हैं जिन्हें आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह थी कि यहाँ का जो शहर थे बहुत ही सुनियोजित थे, वेल प्लान सिटीज थे, और जो मकानों का निर्माण किया गया था वो कच्ची मिट्टी की ईंटों के ऊपर या कच्ची मिट्टी के चबूतरों के ऊपर मकानों का निर्माण किया गया था। इसका मतलब पहले शहर की योजना बनाई गई, सड़कें, नालियां बनाई गई,
मिट्टी के प्लेटफॉर्म बनाए गए और उसके बाद उनके ऊपर मकानों का निर्माण किया गया। जैसे आधुनिक समय में कॉलोनीज बनाई जाती हैं, सेम इसी तरह की संरचना के चिन्ह वहां पर प्राप्त होते हैं। और जो सड़कें हैं पर्याप्त चौड़ी हैं, सड़कें और जो गलियां हैं वो एक दूसरे को समानांतर बिल्कुल समकोण पर काटती हैं। नगरों में सड़कों और नालियों का एक पैटर्न था जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। मुख्य सड़क प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। मुख्य सड़क से कस्बे के अंदर जाने वाली सड़कें जो पूर्व पश्चिम होती थी, वो जिस स्थान पर मिलती थी उस चौराहे के लिए ऑक्सफोर्ड सर्किल का प्रयोग किया गया है। जो मकान थे, मकानों का निर्माण सड़कों के साथ किया गया था। प्रत्येक मकान के साथ दीवार से मिली हुई नालियों की संरचना होती थी। प्रत्येक मकान की एक दीवार नाली से जरूर मिलती थी, जिससे घरों का जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, वो निष्कासित किया जा सके और वो नाली के साथ बह करके मुख्य नाली से जुड़ जाता था और मुख्य नाली पूरे शहर के गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। दूसरा जो फीचर्स है, जो जल प्रबंधन के लिए प्रत्येक मकान में एक कुएं की व्यवस्था थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो वहां बहुत से कुएं प्राप्त हुए हैं, लगभग उनकी संख्या 700 है। तो मकानों के पीछे एक कमरे में ईंटों से बने हुए कुएं के अवशेष मिलते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, रिंग वेल्स हैं। और उन कुओं को इस तरह से बनाया गया था कि जाने वाले जो राहगीर हैं वो भी उन कुओं से पानी ले सके। ये विशेष फीचर है कि जो कुएं थे वो सबके लिए सुलभ थे। जो नालियां हैं, उन नालियों का प्रबंध सड़कों के समानांतर है। और बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि उस समय भी इन लोगों ने नालियों को ढक करके रखा था। ये नालियां ओपन नहीं थी और इन नालियों की समय समय पर खुदाई, साफ सफाई की जाती थी। नालियों के पास जब उत्खनन कार्य किया गया तो कुछ जगहों पर नालियों का निकला हुआ कचरे के अवशेष भी मिले, जो इस बात का प्रमाण है कि नालियों से निकलने वाला कचरा कई बार कुछ दिनों तक वहां रहता रहा होगा, उसके बाद उसकी साफ सफाई होती रही होगी। तो इस प्रकार सड़कों के साथ साथ नालियां, और वो ढकी हुई नालियां होती थी, ईंट की बनी हुई नालियां, और उनको ढकने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है या कुछ जगहों पर पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। ये नगर की एक कॉमन फीचर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सभी नगरों में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कालीबंगा एक ऐसा शहर है जो इस प्रकार की जल निकास का बेहतर प्रबंध वहां नहीं देखने को मिलता। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सार्वजनिक जल निकास की प्रणाली से अछूता शहर है। शेष अन्य शहरों में ये सारे फीचर कॉमन देखने को मिलेंगे। मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको और भी डिस्कस करूंगा। आप जो देख रहे हैं इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई संदेह है, कुछ प्रश्न और भी आपके मन में अनुत्तरित रह जाते हैं, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। उस पर आप बातें कर सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं आपके सुझावों का, आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा। मित्रों, तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहला जो नोन सिटी था हड़प्पा, जिस शहर के नाम से इस सभ्यता का नामकरण किया गया, आप सभी जानते हैं। इसकी बारे में सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसर ने 1826 में इस स्थान पर प्राप्त मोहर के आधार पर इसकी जानकारी दी। लेकिन वो सही जानकारी और सही उत्खननकर्ता तक पहुंचने में बहुत समय लगा। 1921 में जाकर के दयाराम साहनी जी ने इसका सर्वे किया और उसके बाद खुदाई हुई। तब इस प्राचीन संस्कृति के ऊपर प्रकाश पड़ा कि ऐसी प्राचीन संस्कृति भारत में थी। लोगों को इस सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी शहर हैं
धौलावीरा को छोड़ करके समस्त शहरों को दो भागों में बांटा गया था। शहर दो भागों में डिवाइड थे। पहला भाग जो पश्चिम की ओर होता था उसको सिटेल या दुर्ग कहा जाता था और वो अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, वो विस्तार उसका कम होता था। और जो दूसरा क्षेत्र होता था उसको लोअर टाउन या निचला क्षेत्र कहा जाता था, जो आवासीय संरचना होती थी। सामान्य जनजीवन उसमें रहता था, सामान्य लोग उसमें रहते थे। ये अत्यधिक विस्तृत संरचना थी। सभी शहरों में कुछ और भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उसमें हड़प्पा में एक विशेष विशेषता है कि यहां बड़ी संरचनाएं नहीं मिली हैं। जैसा मोहनजोदड़ो में बड़ी संरचनाएं मिलती हैं, वहां का महान स्नानागार है, अन्नागार है, इस प्रकार की बड़ी संरचनाएं हैं, दुर्ग है, ऐसी बड़ी संरचना हड़प्पा में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हड़प्पा में कुछ और विशेष चीजें मिली हैं। शहर सुनियोजित है, सड़कों का अच्छी प्रकार से प्रबंध है। जो मुख्य सड़क है उस सड़क की चौड़ाई 9.15 मीटर है। शेष जो दूसरी सड़कें हैं जो मुख्य सड़क के साथ जुड़ती हैं उनकी चौड़ाई भी 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सड़कें पर्याप्त चौड़ी थी। जो गलियां हैं उन गलियों की भी चौड़ाई 1.80 मीटर है। तो सुनियोजित तरीके से सड़कों को बना करके मकानों की संरचना की गई थी, जिससे आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हड़प्पा की सभ्यता की जब खोज की गई और उत्खनन कार्य किया गया तो वहां कुछ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो प्राप्त चीजें हैं, वहां एक अर्थ गॉडेस की मूर्ति मिली है, एक नारी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः ये प्रकृति देवी की पूजा करते थे, ये उसका साइन है। जो वहां समाधान है, शहर के बाहर की ओर एक कब्रगाह मिली है, उसमें शवों को दफनाया गया है। कुछ शव पूरी तरीके से कब्रों में दफनाए गए हैं, कुछ पार्शियल तरीके से दफनाए गए हैं। तो इस तरह से वो लोग अंतिम संस्कार अपने मृतकों का करते थे। वहां एक विशेष संरचना ये मिली है कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नगर की स्थिति है। वहां 12 कमरों की एक संरचना प्राप्त होती है जो अन्नागार है। 6-6 कमरों की 2 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। संभवतः जल मार्ग द्वारा जो अन्न भंडार आता था उसके भंडारण के लिए इन कमरों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। मैंने बताया एक कांस्ययुगीन सभ्यता है और कांस्ययुगीन सभ्यता में तांबे के द्वारा इन्होंने कांसे का प्रयोग किया था। यहां पर एक तांबे का बना हुआ तांगा गाड़ी होती है, घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाली। एक कॉपर का तांगा प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सील्स जो प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या लगभग 2000 है। सबसे ज्यादा सील मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सील की यह विशेषता है कि इन सभ्यता की जो भी सीलें मिली हैं उसमें हड़प्पा शहर से जो प्राप्त सील हैं उनके ऊपर कुछ लिखावट प्राप्त होती है। दूसरी स्थानों से मिलने वाली सीलों में लिखावट नहीं है। यह इसका यूनिक फीचर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम और नेक्स्ट शहर के बारे में बात करेंगे आपसे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में से कहते हैं मृतकों का टीला। हुआ क्या, जब इस स्थान की खुदाई हुई तो वहां एक ऐसी गली मिली जिसमें कि कुछ डेड बॉडीज बाहर ही बिखरे पड़े हैं, अस्थि कंकाल बिखरे हुए थे और उसके आधार पर इसको कह दिया गया डेड मैन गली और मृतकों के टीला या मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। यहां मैंने पहले बताया था कि बड़ी संरचनाएं मिली हैं। इतनी बड़ी संरचनाएं किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से नहीं प्राप्त होती। यहां एक ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ी ईंटों से बनी हुई संरचना, पकी हुई फर्श
पकी मिट्टी से बनी हुई फर्श है, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटों की चिनाई में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। बहुत बड़ा स्नानागार है जिसका डायमेंशन भी हमने आपके लिए दिया है। उसकी लेंथ 11.89 मीटर, बिर्थ उसकी है 7.01 मीटर, डेप्थ है 2.44 मीटर। इसके किनारे पर 3 और कक्ष बने हुए हैं। एक कमरे से कुएं के द्वारा जल निकल करके इस पूरे स्नानागार को भरता था। इसके उत्तर की ओर 8 स्नानागार मिले हैं जहां पर लोग कपड़े आज बदल सकते थे। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग उत्सवों के समय पवित्र स्नान के लिए होता रहा होगा। ये इस की मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी संरचना है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं मोहनजोदड़ो के, आइए हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास स्लाइड है और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो मेन फीचर्स है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, शहरी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी कि शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, वो फीचर यहां भी है। पहला सिटाडेल है और दूसरा लोअर टाउन है। ग्रेट बाथ बड़ी संरचना है। रोड और स्ट्रीट ग्रिड पैटर्न पर हैं। लगभग 700 कुएं यहां पर प्राप्त हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही वेल प्लान्ड है और यहां भी ग्रीनरी मिली है। विशेष अन्नागार मिला है जिसमें 27 ब्लॉक्स हैं। मोहनजोदड़ो में 12 कमरे वाला ग्रीनरी मिला था, यहां 27 ब्लॉक्स हैं। यहां का असेंबली हॉल है जिसमें 20 पिलर्स हैं और उसका डायमीटर 27 इंटू 27 मीटर है। यहां एक स्केल मिला है जो सीप और हाथी दांत से बना हुआ है। हाथी दांत और सीप से बने हुए स्केल मिला है जो लंबाई नापने के काम में आता रहा होगा। एक प्रीस्ट किंग, एक पुरुष की मूर्ति मिली है, पत्थर की है, साल ओढ़े हुए। प्रीस्ट किंग की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। एक ऐसे मिथकीय प्राणी के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है जिसको यूनिकॉर्न सील कहते हैं। एक श्रृंगी बैल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दूसरा, एक 4.5 सेंटीमीटर लंबी कांसे की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक डांसिंग लेडी जिसका पोस्टर देख करके लगता है कि वो डांस करने जा रही है। उसने बहुत ही करीने से अपने जूड़े को बना रखा है। हाथ में चूड़ियां हैं, बाएं हाथ में। दाहिने हाथ का पोस्चर उसका कमर तक है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग मनोरंजन के लिए डांस और इस प्रकार की क्रियाओं का सहारा लेते रहे होंगे। एक और विशेष बात है कि मोहनजोदड़ो से हाथी के सिर का कंकाल प्राप्त हुआ है और गीली मिट्टी के ऊपर काटन के कपड़े की छाप भी मिलती है। तो काटन के कपड़े का चिन्ह, हाथी के कंकाल का चिन्ह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें एक बहुत वेल नोन फीचर है। एक सील देख रहे हैं आप, उसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। कुछ यहाँ के जो पिक्टोग्राफी लिपि है, चित्रलिपि है, एक रहस्यमयी लिपि इसको कहा जाता है, उसके साइन बने हुए हैं। एक योगी जैसा व्यक्ति ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हुआ है जिसके सर के ऊपर सींगों वाला मुकुट है। उसके बाईं ओर चीता और हाथी देख रहे हैं, दूसरी ओर गैंडा और भैंसा दिख रहा है। इस सील को लोगों ने पशुपत सील या प्रोटो शिव सील के नाम से जाना है। दूसरी वो नारी मूर्ति है जिसकी लंबाई हमने बताई थी 4.5 सेंटीमीटर। उसके आभूषण आप देख सकते हैं, गले में हार है, जो कट प्रदेश है उसमें मेखला है। दाहिने हाथ में उसने केयूर और कंगन पहन रखा है। बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां हैं। ये कांसे की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा है। ये 2 बहुत ही विशिष्ट आर्टिफैक्ट्स यहां पर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से।
मित्रों, आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही होगी तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं उनको नोट डाउन भी करते जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपका स्वागत है। तीसरा जो प्रमुख नगर है लोथल। लोथल गुजरात में प्राप्त हुआ प्रमुख बंदरगाह नगर था। मुख्य व्यापार जो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ होता था वो लोथल बंदरगाह और नागेश्वर बंदरगाह से होता था। ये पोर्ट सिटी है और भोगवा नदी से नहर के द्वारा इस नगर का जुड़ाव था। यहां एक गोदी का चिन्ह मिला है, एक पकी ईंट की बनी हुई गोदी है। आप एक स्वरेखित चित्र देख रहे हैं। शहर है, शहर के किनारे भोगवा नदी है और उसमें से कैनाल किस प्रकार निकल करके इस गोदी से जुड़ती है और उस कैनाल से 20 मीटर चौड़ा एक मुख्य द्वार था जिसमें जहाज गोदी में प्रवेश करते थे। ये जहाजों के निर्माण का केंद्र था। डकयार्ड यहीं पर प्राप्त हुआ है। किसी भी प्राचीन सभ्यता में पहला डकयार्ड यहीं पर प्राप्त हुआ है और कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। इस शहर की लेकिन एक विशेषता है कि यहां जो मकानों का निर्माण किया गया है वो मड ब्रिक्स हैं, जो पकी हुई ईंट की नहीं है। कच्ची ईंट के मकानों का प्रयोग किया गया है, लेकिन नालियों के लिए पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। घरों में जो बाथरूम हैं उन बाथरूमों में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है और ऐसी ब्रिक्स हैं जो पानी को अवशोषित नहीं करती थी। कुछ विशेष मकान ही पकी ईंट के बने हैं। यहां पर शेष मकान कच्ची ईंट के बने हुए हैं। यहां पर एक वर्कशॉप भी मिली है जहां पर मनकों को बनाने का, जो माला आभूषण के रूप में लोग प्रयोग करते थे, उनके दानों के बनाने का कारखाना था। यह शहर चूंकि समुद्र किनारे था तो समुद्र में सीपें मिलती थी, शंख मिलते थे, गुजरात में हाथी दांत भी मिलता था। तो इससे वो लोग मनके बनाते थे, तो मनकों को बनाने का कारखाना भी यहां पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कालीबंगा जो चौथा प्रमुख नगर है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ है और घग्गर नदी के किनारे पर इस शहर की स्थिति है। इस शहर के बारे में जो प्रमुख जानकारी मिस्टर बीबी लाल, जो प्रमुख पुरातात्विक वेत्ता थे, और बीके थापर जी ने खुदाई करवा करके जानकारी प्राप्त की। इसके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी देने वाले थे अमलानंद घोष जी थे। इस स्थान की खुदाई बीबी लाल जी और बीके थापर जी द्वारा 1960 में और 69 तक इन्होंने जो उत्खनन कार्य कराया उससे जानकारी प्राप्त हुई। ये ऐसा शहर है जहां पर जुताई वाले खेत के अवशेष प्राप्त हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कालीबंगा जो इसका नाम है इसलिए पड़ा क्योंकि यहां काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के इस शहर में भी मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। इस शहर की एक और विशेषता है कि यहां सार्वजनिक नालियों का प्रबंध नहीं है। जल निकास का जितना उत्तम प्रबंध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखने में आता है वैसा उत्तम प्रबंध नहीं है। कालीबंगा का चित्र भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। कुछ ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है। मकानों की छतों के लिए कच्ची मिट्टी का प्रयोग करते थे लोग। आइए हम और आगे बढ़ते हैं आपके साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कालीबंगा के बारे में और आपको बताना चाहूंगा। ये वो पहला शहर है जहां नालियों को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लकड़ी की बनी हुई नालियों का प्रयोग किया गया है जो केवल और केवल कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। ओके, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं यहां पर। और यह वो पहला शहर है जहां के बाथरूम में डेकोरेटेड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। बाथरूम की जो फ्लोर है, अगर कहा जाए कि संसार में पहली बार टाइल्स का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है। यहां पर एक और विशेष बात है कि चर्ट नाम के
पत्थर से बाट बनाने का प्रयोग किया जाता था। जो मोहरें यहां प्राप्त हुई हैं सेलखड़ी की बनी हुई हैं। नॉर्थ और साउथ की तरफ से मुख्य सड़क और पूर्व की ओर से शहर में प्रवेश करने की व्यवस्था थी। कालीबंगा से पास में ही हरियाणा में एक शहर प्राप्त हुआ है कुड़ाल, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। वहां चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और उसके पास में हरियाणा की जो मुख्य साइट है, मिताथल है, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये भी हड़प्पा सभ्यता की मुख्य साइट्स हैं। कुछ और भी प्रमुख नगर हैं, जैसे चन्हूदड़ो है, कोटदीजी है। चन्हूदड़ो के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चन्हूदड़ो एक व्यापार प्रधान नगर था, जो आज के पाकिस्तान में है। यह ऐसा शहर है जिसमें किलेबंदी नहीं की गई थी। अन्य सभी शहरों में किलेबंदी है। किलेबंदी दुश्मन से बचने के लिए, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए नहीं की जाती थी। उस समय इस प्रकार के आक्रमण का विशेष भय नहीं था। उस समय विशेष रूप से रात में आने वाले दस्युओं या जो पशुपालक लोग थे, वो पशुपालक लोग आक्रमण आदि किया करते थे, उनसे सुरक्षा के लिए किया गया था। चन्हूदड़ो में कोई ऐसा फोर्टिफिकेशन का साइन नहीं प्राप्त होता है। चन्हूदड़ो एक ऐसा शहर है जहां कुछ वक्राकार, कुछ वृत्त के आकार की मुड़ी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यह इंडस्ट्रियल सिटी है और यहां पर मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बीट की स्पेलिंग आप सही करेंगे। मनके बनाने का कारखाना भी यहां पर प्राप्त हुआ है। भट्ठी बनाने का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। भट्ठी का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। एनजी मजूमदार साहब ने 1984 में इस स्थान की खोज की। बाद में इसके उत्खनन का काम अर्नेस्ट मैके ने किया। नेक्स्ट, जो यहां के प्रमुख नगर हैं, उन नगरों के कुछ विशेष फैक्ट्स जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोथल, बनावली, कालीबंगा ये ऐसे शहर हैं जहां पर अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। जिससे पता लगता है कि संभवतः ये देवताओं की आराधना के लिए इन अग्निकुंडों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और कोटदीजी जो एक शहर है, वहां पर तांबे का बना हुआ बाणाग्र, जो तीर होता है, तीर का अग्रभाग जो कि कापर से बना हुआ है, वो कोटदीजी में मिलता है। सुरकोदा गुजरात का एक ऐसा शहर है जहां पर पाट बुराइल 100 को कलश में रख करके दफनाया गया है। ऐसा केवल सुरकोदा में ही प्राप्त होता है। और सुरकोदा वो भी स्थान है जहां घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि अवशेष केवल सुरकोदा में मिले। नेक्स्ट, कपल बुराइल्स के अवशेष लोथल और कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। शहरों में जो कब्रगाह होते थे, प्रायः एक कब्र में एक व्यक्ति को दफनाया गया था। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। युग्म समाधियां, एक ही कब्र में 2 या 3 लोगों को भी दफनाया गया है। कहां? लोथल और कालीबंगा में। मैंने बताया था कि लगभग 2000 सील प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। और लोथल में एक फारस की सील का जो है प्राप्ति हुई है। फारस की सील प्राप्त हुई है। घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। यहां की जो लिपि है, वो लिपि के चिन्ह हमें बर्तनों पर या इन सील्स पर मिलते हैं। लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 375 से लेकर के 400 जो साइंस हैं वो प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा जो लेख है वो 26 साइन का है, जो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो बुराइल्स की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे बुराइल्स भी हैं जिसमें पशुओं के साथ भी, मांडा में एक ऐसा कब्रगाह मिला है जहां मनुष्य के शव के साथ साथ
कुत्ते का भी शव दफनाया गया है। तो संभवतः कुत्ते की स्वामी भक्ति के लिए उसके मालिक के साथ उसको भी दफनाया गया है। यह इसका विशेष लक्षण मांडा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इन शहरों में जो जल का प्रबंध था, पेयजल के प्रबंध के लिए रिंग बेल्स की विशेष व्यवस्था की गई थी, जो पकी हुई ईंट से बनाए जाते थे। ज्यादातर रिंग बेल्स मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में रिंग बेल्स बहुत कम मिले हैं। संभवतः वहां के लोगों के जल का प्रबंध नदी से होता रहा होगा। और ऐसे जो 700 रिंग बेल्स हैं, आप सामने देखें चित्र में, उनको कमरों के अंदर बनाया गया था, जिससे कि धूल आदि उसमें प्रवेश ना कर सके। लेकिन वो इस तरह से बनाए गए थे कि आने जाने वाले राहगीर भी उनमें पानी का निष्कासन कर सके, अपनी प्यास बुझा सके। नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करेंगे, जो लास्ट कंपोनेंट है इसका। आप देख रहे हैं 3 चित्र हैं। पके हुए मकानों के साथ पकी हुई नालियां, एक औसत चौड़ाई वाली। मकानों के साथ साथ नालियों का प्रबंध, मकान की दीवारों से मिली हुई नालियां होती थी, जिससे कि मकान से निकलने वाला गंदा पानी इन नालियों में जाता था और इन नालियों से बड़े नाले में जाता था। और वो बड़ा नाला शहर के बाहर शहर की पूरी गंदगी ले जाता था। तीसरी नाली आप देख रहे हैं, जो कि कवर्ड नाली है, ईंटों से उसको ढका गया है। यहां जो मकान बनाए जाते थे वो प्राय आंगन वाले मकान बनाए जाते थे, जिनमें चारों ओर कमरे होते थे। मकानों का निर्माण, आंगन वाले मकानों का निर्माण किया गया था। चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से कटाई के कार्य के लिए, खाने बनाने के काम में इनका प्रयोग होता था। जो बरसात का पानी गिरता था वो आंगन में गिरता था, फिर आंगन से नालियों के माध्यम से, नाली के माध्यम से वो बाहर की नाली तक जाता था। और बाहर की नाली के मिलने से पहले एक मलगर्त बनाया जाता था, जिससे कि जो ठोस मलवा है उस मलगर्त में रुक जाता था और केवल बेस्ट पानी ही नाली से बाहर जाता था। नालियां ढकी हुई होती थी। नालियों की समय समय पर साफ सफाई का प्रबंध भी था, जो इसकी वैज्ञानिकता, इनकी सोच का परिचायक था कि शहर साफ सुथरे रहें, शहरों में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, सड़कें चौड़ी और नालियां ढकी हों, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना भी ना हो। तो ये इनके वैज्ञानिक वास्तु नियोजन, शहरी योजना का परिचायक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप नई वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध दूसरी समकालीन सभ्यताओं से था, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अनुत्तरित प्रश्न हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, उनको जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डिस्कस करें, पूछें, और मुझे खुशी होगी आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।